हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे बच्चे, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस का पीवाईक्यू और जो सब्जेक्ट करने वाले हैं साइंस का पीवाईक्यू 2025 का। इसका आपको मेरे दोस्त पीडीएफ भी मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखा है 2016 से लेकर 2024 तक का कंप्लीट पीवाईक्यू मैंने करवा रखा है। ये सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया था कि बताएंगे इसमें से ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग्स डन में, बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें कि हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको ट्रांसप्लांटेशन का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता क्या है? देखो, इसका मतलब क्या होता है कि छोटा सा कोई फील्ड होता है, कोई छोटा सा फील्ड होता है, वहां पे पहले आप प्लांट को ग्रो करेंगे, है ना। वहां पे पहले प्लांट को क्या करेंगे मेरे दोस्त? ग्रो करेंगे, ठीक है, ग्रो करेंगे। फिर इससे मतलब इसमें देखो छोटा सा जगह, छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत सारा प्लांट ग्रो करना होता है, बहुत सारा छोटा 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 प्लांट ग्रो करना होता है। फिर इसको यहाँ से सीजन के बाद जस्ट, है ना, और कुछ दिन के बाद फिर उसको यहाँ से ले आकर बड़े फील्ड में आप इसको फिर ग्रो कर देते हैं, जो इसका मेन फील्ड होता है। ये कौन सा फील्ड होता है मेरे भैया? ये मेन फील्ड होता है, ठीक है। तो सिंपल से बात है, ट्रांसप्लांटेशन तो समझे। एक छोटे से फील्ड में पहले आप किसी प्लांट को ग्रो करेंगे, फिर वहां से उसे उखाड़ के ले जाकर जड़ के साथ उखाड़ना, फिर उसको ले जाकर मेन फील्ड में ग्रो करेंगे। तो ऐसा कौन सा किस प्लांट के साथ ऐसा किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें। तो भैया ये जो होता है फॉर एग्जाम्पल, ये होता है राइस, मतलब कि, है ना, राइस का प्लांट के साथ होता है। सिंपल से बात याद रखिए। क्या मैंगो आपने कभी ऐसे देखा है कि मैंगो पहले आप यहाँ पे ग्रो करते हो, फिर कुछ दिन बाद लेकर दूसरी जगह ग्रो करते हो? ऐसा नहीं होता उसमें जनरली, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। सो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा है, बताएंगे इसमें से कौन सा टूल्स को हम यूज करते हैं किसके लिए भाई? रिमूविंग ऑफ वीड्स, रिमूविंग ऑफ वीड्स। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बताएंगे कौन सा टूल को हम यूज करते हैं। सबसे पहले बताओगे मुझे, जो सिकल होता है, इसके लिए हम इसको हम किस चीज में यूज करते हैं? जो सिकल व्यापार एक टूल्स है, तो इसका यूज कहाँ होता है? देखो, आज आपसे कल को आपको सिविल से एग्जाम पूछा जा सकता है, एग्जाम में होगा पूछा, हर किसी भी चीज का आपको एग्जाम में दे देगा। बताएंगे सिकल का क्या यूज है। हु का कई बार पूछा गया है, प्लस का भी पूछा गया है, सिर्फ ड्रिल का भी पूछा गया है। तो आपको सबका एक एक यूज, मेन मेन यूज आपको पता होना चाहिए। जो सिक्की को जो हम यूज करते हैं, कटिंग में यूज करते हैं ना, कटिंग ऑफ क्रॉप। आप इसमें लिख लीजिएगा मेरे साथ के साथ, कटिंग ऑफ क्रॉप्स। जो क्रॉप से होता है ना, उसको जब क्रॉप्स को कट करने में उसको यूज करते हैं। और इसका जो प्लफ का जो यूज होता है मेरे भाई, इसको सॉइल टिलिंग, है ना, प्लफिंग बोल सकते हो, या सॉइल टिलिंग में इसको हम यूज करते हैं ना। इसी का दूसरा नाम होता है प्लफिंग, इसका नाम होता है, आप लिख लीजिएगा। और जो सीड ड्रिल होता है मेरे भाई, ये सीड को सोइंग में, है ना, सोइंग ऑफ सीड लिख लीजिए यहाँ पे आप। क्या? सोइंग ऑफ सीड में इसको हम यूज करते हैं, सोइंग ऑफ सीड में इसको यूज करते हैं, ठीक है। और आपका जो हु बचा फाइनली, इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसको जो हम यूज करते हैं मेरे दोस्त, वो रिमूव करने में यूज करते हैं। किसको रिमूव करने के लिए भैया? वीड को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे वीड होता है क्या है? ये आपके लिए होमवर्क किया था, आप मुझे इसके लिए कमेंट जरूर करना, व्हाट इज वीड, वीड क्या है। और इसको रिमूव करने के लिए वीडिसाइड यूज करते हैं, उस वीडिसाइड का भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलपीजी। एलपीजी का आपसे पूछा गया, बताएंगे एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से कौन सा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो कितने आसान क्वेश्चन है भाई। ये हर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पीवाईक्यू ही है। इस वजह से आपको 2016 से आप पीवाईक्यू अगर आप कर लोगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन आपको बाहर का देखने को नहीं मिलेगा। तो बताएंगे एलपीजी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन मेरे भाई ब्यूटेन होता है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, न जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। इसको आप 4-5 स्टार लगा लिया, हर साल लगभग ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताएंगे लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, है ना, एक छोटू मोटू डायग्राम बना लीजिए। और यहाँ पे आप लिखिए क्या पहले, क्या पूछा भाई? लाउडनेस पूछा। चलो पहले लाउडनेस आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लिखिए पहले लाउडनेस, है ना, लाउडनेस, लाउडनेस लिखेंगे। और आप नीचे लिखेंगे फिर से मेरे भाई पिच लिखेंगे, है ना। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल कभी लाउडनेस पूछ लेता है, तो कभी आपसे पूछ लेता है। तो लाउडनेस पर डायरेक्ट डिपेंड करता है मेरे भाई, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। याद रखिए क्या? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड।
तो उसी टाइप से आपका जो पिच होता है ये डायरेक्ट डिपेंड करता है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के, है ना। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, है ना। आप पीवाईक्यू करेंगे आपको पता चलेगा। देखो आपसे पूछा जाता है, कभी पूछ लेता बताएंगे मुझे एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, आप क्या बोलेंगे, लाउडनेस। लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड। उस टाइप से पिच पूछ लेता है, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, पिच। तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। और आपसे पूछा ये भी जाता है कि बताएंगे अगर हम लाउडनेस को बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा घटेगा। तो कभी भी आप लाउडनेस को बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड भी आपका बढ़ेगा, लाउडनेस को घटाओगे तो एम्पलीट्यूड भी आपका घटेगा। उसी टाइप से पिच को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, पिच को घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। सो आपका इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, अब तक आपको पता चल जाएगा लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस आपका एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे अगर पिच पूछता तो पिच के लिए था आपका फ्रीक्वेंसी था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, जो टाइम पीरियड होता है इसके लिए आप याद कर लीजिएगा, ये रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होता है ना मेरे भैया, उसके रेसिप्रोकल होता है क्या, टाइम पीरियड। तो ये चीज आप याद रख लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई। अल्ट्रासाउंड का बताएंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। भाई न जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा इसका तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे लिख लीजिए 20 हर्ट्ज। देखिए जैसे मैं याद कर रहा हूँ वैसे याद कर लेना। ये क्या है भैया, 20 हर्ट्ज लिखिए, है ना। थोड़ा सा लाइन दे दे और यहाँ पे लिख दे 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, कहीं दाई सिकड़ा हजार 10,000 20,000 हर्ट्ज। आप क्या लिखना भाई, आप लिखना आपको यहाँ पे 20 हर्ट्ज लिखना और 20,000 हर्ट्ज लिखना। तो मेरे दोस्त आपको यहाँ पे अब क्या पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो आपका जो 20 हर्ट्ज से अगर साउंड कम हो जाए, क्या हो जाए भैया, 20 हर्ट्ज से अगर साउंड कम हो जाए तो इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। अगर आपका 20,000 हर्ट्ज से अगर साउंड ज्यादा हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, है ना। इसी को क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड सिंपल बोल लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसे। ये क्या कहता है, अल्ट्रासाउंड। फिलहाल आपसे पूछा गया है मुझे बताओ इसमें से अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 20,000 होता है ना भैया। 20,000 से ज्यादा होगा तब उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलेंगे, 20 हर्ट्ज से कम होगा तब उसको हम इंफ्रासोनिक बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे बिलो नहीं होगा, बिलो वाले को इंफ्रा बोलते हैं। ए भाव बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख कोई तकलीफ तो नहीं है। तो एक क्वेश्चन इससे आपको एक और पूछ लिया जाता है, मुझे बता देना। आपसे पूछा जाता बताएंगे भैया, जो आपका ह्यूमन जो सुन सकता है, ह्यूमन हियरिंग साउंड, वो कहाँ से कहाँ तक होता है। ये भी लिख लो आप साथ के साथ, आपको क्या पता एग्जाम में इस बार यही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो पीवाईक्यू करने का यही तरीका होता है। जो ह्यूमन हियरिंग साउंड होता है वो आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा हो जाए तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर साउंड कम हो जाए तो फिर भी हम लोग नहीं सुन सकते, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। जब ब्रेड का प्रिपरेशन आप करते हो उस वक्त कौन सा गैस यूज होता है। यही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मुझे ये बता दो, इसके लिए देखो आपको क्या पता होना चाहिए, ब्रेड हम किससे बनाते हैं। आपको पता है ब्रेड हम ईस्ट से बनाते हैं। ब्रेड किससे बनाते हैं, देखो ईस्ट लेते हैं, ईस्ट से हम बनाते हैं ब्रेड। याद रखिए, ये देखो जितने चीज मैं लिखूंगा मेरे भाई ये सारा का सारा आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। प्लीज इसे अच्छे से समझिएगा, गौर से समझना है बिल्कुल। और इसको हम बनाने के लिए इसके लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का जल्दी से नाम बोलोगे, उस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्मेंटेशन। उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं भैया, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो आपसे कल को एग्जाम में ये भी पूछ सकता है ना कि ईस्ट से ब्रेड बनाने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आप क्या बोलोगे, फर्मेंटेशन कहते हैं। और आपसे पूछा सकता है बताओ ब्रेड किससे बनता है, ब्रेड ईस्ट से बनता है। ठीक है, अब जब ये फर्मेंटेशन हो रहा होता है तो इसी से गैस रिलीज होता है। उसी गैस को हम क्या कहते हैं, उसी गैस को कहते हैं हम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और देखो ईस्ट से ब्रेड भी बनता है और एक जो याद रख लेना आप, अल्कोहल भी इसी से बनता है ना, अल्कोहल। तो अल्कोहल बनाने के लिए भी हम सेम प्रोसेस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो आपसे कल अगर पूछ सकता है फर्मेंटेशन तो आप याद रखना है
लेकिन जो गैस रिलीज होगा ना, गैस हमेशा हमेशा ब्रेड से ही रिलीज होता है ना, ब्रेड बनाने के प्रोसेस से रिलीज होता है, अल्कोहल बनाने के प्रोसेस से रिलीज नहीं होता। लेकिन आपको याद रखना है कि अल्कोहल भी हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है इसमें, इन ह्यूमन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एक टेक्स प्लेस इन। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, न जाने कितने बार मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है आपको। बताएंगे कि डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एक का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है। तो इसके लिए आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। शुरू से देखो, कंसेप्ट याद रख लीजिए। एक होता है मेल बॉडी और दूसरा होता है, थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख दूं ताकि आपको याद करने में सारा चीज इसके अंदर आ जाए। एक होता है मेल बॉडी और दूसरा होता है मेरे दोस्त फीमेल बॉडी। एक होता है मेल बॉडी, दूसरा होता है फीमेल बॉडी। आपको पता है मेल बॉडी से मेल गैमेट निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। इस मेल गैमेट क्या कहलाता है, स्पर्म कहते हैं। और फीमेल बॉडी से फीमेल गैमेट निकलता है जिसको हम कहते हैं ओवा। और ये दोनों जब आपस में फ्यूज होता है उसके बाद किस चीज का फॉर्मेशन होता है मेरे भाई, जस्ट बोलेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलता है तो इस जब यहाँ पे जहाँ पे ये मिल रहा होता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको इतना सा समझ में आया होगा। आपसे पूछ लिया जाएगा, बताएंगे, पूछा जाता है कि मुझे बताओ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पर होता है, फीमेल में, फीमेल या मेल, तो बिल्कुल फीमेल में होता है। और एक ऐसा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, किस कहाँ पे होता है, फीमेल के बॉडी में होता है। आपसे पूछा था, बताएंगे इसका पार्ट कौन सा होता है, कहाँ पर होता है, तो ओविडक्ट है ना, ओविडक्ट में होता है। साइट क्या होता है भैया, ओविडक्ट। और इसी का दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब है ना, एफटी लिख दूं सिर्फ शॉर्ट में, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या होता है भाई, इसी का दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब, याद रखना आप। तो आपसे पूछा जाएगा लोगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, आप क्या बोलेंगे, ओविडक्ट में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। अब भाई देखो, जाइगोट बन चुका है ना, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगा, बिल्कुल जाइगोट बन चुका है। जाइगोट के बाद क्या बनता है, इम्ब्रियो। जाइगोट के बाद क्या बनता है, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है, यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि बताएंगे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है। तो आप याद रख लीजिए दोस्त, ये जो जाइगोट बना कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में बना। फेलोपियन ट्यूब में बनने के बाद इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है यूटेरस में। यूटेरस में इम्प्लांटेशन भी होता है और यूटेरस के अंदर ही इसका डेवलपमेंट भी होता है। यूटेरस के अंदर इसका डेवलपमेंट भी होता है। तो याद समझ में आया। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है। और एक चीज में आप एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है कि बताएंगे इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है ना, इम्प्लांटेशन। तो आप इसका भी याद रख लीजिएगा, इम्प्लांटेशन भी कहाँ होता है, यूटेरस में होता है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं आपको साथ के साथ एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि जो आपका ये ओवा है ना, ये ओवा आपसे पूछा जाता है, बताओ ओवा कहाँ से रिलीज होता है। ओवा कहाँ से रिलीज होता है, जो ओवरी होता है ना फीमेल बॉडी में, वहीं से ओवा रिलीज होता है। और जो ओविडक्ट होता है वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सिर्फ आप लोग देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है। और टेस्टिस से रिलीज क्या होता है, जो मैंने आपको ये स्पर्म बताया ना, स्पर्म कौन क्या है भाई, मेल गैमीट है। ये स्पर्म रिलीज कहाँ तो होता है, ये रिलीज होता है टेस्टिस से। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको समराइज कर दूं, जो ओवरी से क्या रिलीज होता है भैया, फीमेल गैमेट जिसको हम कहते हैं ओवा। ओविडक्ट में होता है फर्टिलाइजेशन। और टेस्टिस से क्या रिलीज होता है, स्पर्म जिसको हम मेल गैमेट कहते हैं। यूटेरस में क्या होता है, दो चीज याद रखना, जो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, एक होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है और दूसरा होता है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। देखो जब ये फर्टिलाइजेशन एक मतलब कि ये एम्ब्रियो ही कहलाता है, उसको हम एम्ब्रियो ही कहते हैं, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, कितना आसान सा, वी बी पुरुष बताएंगे इसमें से वी बी पुरुष का एग्जाम्पल कौन सा है। देखो एक होता है ओ बी पुरुष, दूसरा होता है वी बी पुरुष। एक होता है ओ बी पुरुष, दूसरा होता है वी बी पुरुष। इसको याद करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, उस तरीका को याद रखना, आप कभी नहीं भूलेंगे आप इसका। देखो सिंपल सा एक तरीका होता है, ओ देखो, ओ यहाँ क्या है, ये देखो ओ, ये कैसा लग रहा है भैया, ये अंडा जैसा लग रहा है ना, एग है ना, ये एग। तो मतलब ओवी प्लस ऐसा एनिमल होता है जो अंडा देता है, तब बाकी जो बचेगा वो क्या देगा, एडल्ट देगा, है ना, जो बच्चा देगा। तो बताएंगे इसमें से बच्चा देने वाला इसमें से एनिमल कौन सा है ना। क्या कैट देता है, फिश देता है, कोबरा देता है, या हैन। हैन को कभी आप डायरेक्ट बच्चा देते हैं, देखो ना भैया, ये आपका आ जाता है कौन सा है। अगर आपसे पूछा बताइए ओवी प्लस को, ओवी प्लस आपका हो जाएगा इसमें हैन, आपका ओवी प्लस हो जाएगा।
कोबरा भी आपका कैसा होता है भैया, ओविपोरस होता है। और आपका जो फिश होता है वो भी कैसा होता है, ओविपोरस होता है। तो बिल्कुल जो कैट है वो आपका है ओविपोरस, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है, ए डिजीज इन ह्यूमन बींग्स काउज बाय वायरस। बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि वायरस से काउज होता है। कौन सा डिजीज होता है वायरस से काउज? क्या वो टाइफाइड होता है? टाइफाइड किससे होता है? तो देखो, यहाँ से आपसे वायरस पूछा, कल आपसे बैक्टीरिया पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको साथ के साथ बता दूं, जो आपका जो टाइफाइड होता है मेरे दोस्त, टाइफाइड ये किससे काउज होता है? ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से काउज होता है। ये किससे काउज होता है? बैक्टीरिया से काउज होता है, ठीक है। उसी टाइप का आपका जो डायसेंट्री है मेरे दोस्त, ये भी आपका किससे काउज होता है? ये भी आपका बैक्टीरिया से काउज होता है। और जो कोलेरा है ये भी आपका बैक्टीरिया से काउज होता है। तो ये तीनों डिजीज किससे काउज हो रहे हैं? बैक्टीरिया से काउज हो रहे हैं। लेकिन अगर जो आप अगर इन्फ्लुएंजा देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा तो है वो आपका होता है किससे? वायरस से काउज होता है। तो आप ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एड एड कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू। बताएंगे जो एड होता है आपको पता है ये ट्रांसफर हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। बताएंगे कब ट्रांसफर होता है ना। एड जो होता है ये कब ट्रांसफर होता है? आपको ये चीज याद रखना है। इसके लिए आपको 2-3 पॉइंट बिल्कुल याद होना चाहिए। जो स्प्रेड होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो एड स्प्रेड हो जाता है भैया, ये आपको 3 पॉइंट याद रख लीजिएगा। एक तो ये होता है इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू हो जाता है। अब बताओ सर इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू कैसे होता है? या डायरेक्ट ब्लड लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, ब्लड ही लिख दो। ये तो एक तो ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड मतलब क्या, मान लेते हैं और अब जैसे आप निडिल लिख सकते हो ना, निडिल लिख, पहले लिख देता हूँ फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा यार। टेंशन नहीं लेना, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बिंदास होकर बस पढ़ाई करते रहिए। और कोई भी आपको टेंशन हो, कोई भी दुख तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना दुख दर्द वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपके दुख दर्द का वहाँ पे दवाई जरूर मिलेगा। चलिए समझते हैं इसको। तो जो स्प्रेड होता है 3 टाइप से जनरली आपको याद रखना। एक ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है। कैसे सर? मान लेता हूँ यार किसी बंदे को ब्लड की जरूरत है, किसी इंसान को ब्लड की जरूरत है और उसे इमरजेंसी में ब्लड चढ़ा दिया गया और उसके ब्लड में ये चीज नहीं ध्यान दिया गया भैया, उसके ब्लड में क्या पता उसको जो बंदा का ब्लड इस पे चढ़ाया गया है क्या पता इसमें पहले से एड की इसको हो रखा हो, तो इसके थ्रू ये एड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। निडल से कैसे सर? देखो आजकल जो होता है बहुत से ऐसे जो बच्चे है ना, कुछ बच्चे सॉरी नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नशा वगैरह करते हैं, जो कि निडल वगैरह का यूज करते हैं। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि भैया एक ही निडल से दो इंसान को इंजेक्शन दे दी जाती है। तो अगर मान लेते हैं ये निडल पहले इसको इंजेक्शन दे दिया गया, फिर इसी निडल से इस बंदे को इंजेक्शन दे दिया गया, तो मान लेते हैं मानते हैं कि इस बंदे को क्या एड होगा। जैसे अगर इसको ऐड होगा और इसको इंजेक्शन इससे दे दिया गया है, तो इसी इंजेक्शन को अगर आप दूसरे पर्सन में यूज करेंगे तो उससे भी आपका एड ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा होता है कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट में। इससे भी देखो जब भी कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट में आती है मेल और फीमेल, उसमें से किसी एक बॉडी को, मान लेता हूँ कि मेल को अगर ऐड है, अगर ये दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं तो इससे आपको फीमेल के अंदर भी ये ट्रांसफर हो जाता है। उसी टाइप से मानते हैं अगर फीमेल को है ऐड की बीमारी, तो अगर वो दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं तो मेल को भी बीमारी हो जाती है। क्या देखिए ये 3 मेन पॉइंट होता है जो कि ट्रांसफर हो जाता है वो क्या ऐड। तो क्या बताएंगे मेरे भाई, क्या शेयरिंग फूड नहीं खाने वगैरह से कुछ भी शेयर वगैरह ऐसा नहीं होता है। शेयरिंग कम में कंघी से भी नहीं होता है, मस्क्यूटो बाइट से होता ही नहीं है। तो ये जो होता है ब्लड से होता है, ब्लड ट्रांसफर से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है सेपरेशन ऑफ ग्रेन, है ना, ग्रेन फ्रॉम चाफ। ग्रेन फ्रॉम चाफ उसको क्या कहते हैं? ग्रेन को चाफ से हम सेपरेट करें तो ये क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है ये आपका प्रोसेस कहलाता है विनोइंग। ये कैसा प्रोसेस है? ये जो प्रोसेस आपका है विनोइंग प्रोसेस है। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख और तकलीफ है क्या? नहीं है। आप मुझे एक चीज और बता देंगे, बहुत बच्चे थ्रेशिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मुझे थ्रेशिंग बता दो सर, थ्रेशिंग क्या होता है सर? देखो भाई, जो विनोइंग होता है मैं आपको लिख देता हूँ, सेपरेशन ऑफ ग्रेन लिख लेना, ग्रेन फ्रॉम चाफ, है ना, सिर्फ एक बार लिख दो समझ जाएंगे। समझदार बच्चे हो यार आप लोग, है ना, कोई बेवकूफ बच्चा तो नहीं है हमारी क्लास में। अरे ना ना यार, यहाँ तक अगर आ गए तो बिल्कुल आप सब समझदार हो गए। अगर यहाँ पे चाफ लिख दे तो आप बोलेंगे विनोइंग, लेकिन सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द क्या? स्टक, स्टॉक है ना, स्टॉक STALK, अगर ये चीज लिखा हुआ जाए तो आप बोलेंगे थ्रेशिंग। यहाँ पे चाफ के साथ साथ आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं हस्क, है ना, हस्क इसी का दूसरा नाम होता है, हस्क इसी को कहते हैं। तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए
तो बताएंगे सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ, तो आप क्या बोलेंगे विनोइंग। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम हस्क, आप क्या बोलेंगे विनोइंग। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टक्स, आप फिर क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग बोलेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब बोलोगे सर हार्वेस्टिंग भी बता दो मुझे सर, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, हार्वेस्टिंग सिंपल होता है। कटिंग ऑफ क्रॉप, जब आप क्रॉप आपका जब ग्रो हो जाता है ना, जब वो मैच्योर हो जाता है, उसका जब आप कटिंग करते हो, है ना, कटिंग ऑफ क्रॉप लिख लीजिए, तो फिर आपका कहलाता है वो हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखेंगे क्या है, इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंग द फ्रिक्शन विल। देखो सिंपल सा है, अगर आप जैसे कोई है कि भाई डोर हिंग्स में अगर क्या ऑयल को आप अप्लाई करते हो, क्या उसका फ्रिक्शन इंक्रीज होगा या उसका फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई। आपको मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो, आप एक चीज आप याद रखिएगा, जो फ्रिक्शन होता है, जो देखो रफनेस इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रिक्शन। मतलब क्या बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। तो फ्रिक्शन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रफनेस का होता है। मतलब जितना ज्यादा रफनेस होगा जगह, जितना ज्यादा रफनेस होगा उतना ही ज्यादा वहां पे फ्रिक्शन होगा, और जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। तो मुझे बताएंगे, आप किसी भी जैसे देखो डोरिंग में अगर यहाँ पे आप ऑयल अगर लगा देते हैं, आप देखो ऑयल लगा दीजिए, तो भैया ये सरफेस स्मूथ बन गया, स्मूथ बनेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा बताओ, फ्रिक्शन डिक्रीज होगा, बिल्कुल डिक्रीज होगा सर। अगर देखो स्मूथ अगर आ जाता है स्मूथ सरफेस में, इसमें इस देखो एक चीज और में यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे इस कंसेप्ट से कंक्लूजन ये निकाल सकते हो आप कि अगर कोई भी सरफेस को अगर आप स्मूथ बना देते हो, जो फ्रिक्शन होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। किसी भी सरफेस को अगर आप रफ बना देते हो, जो फ्रिक्शन होता है मेरे दोस्त वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इसको आप ऑयल डाल के क्या बना दियो, स्मूथ बना दियो, स्मूथ बनाओ तो आपका फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त आपसे पूछा क्या गया, उसको जरा सा समझने की आप कोशिश करेंगे। विच सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड, क्या है इसमें, विच सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड बाय ग्रीन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इसमें से कौन सा सब्सटेंस की जरूरत है। कितना ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे जरा सा। विच सब्सटेंस इज फोटोसिंथेसिस के लिए इसमें से कौन सा सब्सटेंस की जरूरत है। भाई ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, क्या है इसमें, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए मुझे आप ये बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गिवन है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें 14। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच सब्सटेंस डज नॉट बर्न विथ फ्लेम। इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या फ्लेम के साथ बर्न नहीं करता है, जो फ्लेम के साथ बर्न नहीं करता है, वो आपका कहलाता है कोल तार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो एलपीजी होता है उसको अगर बर्न करोगे, देखो एलपीजी का एग्जांपल सिंपल सा आपका गैस है ना, गैस सिलेंडर जो आप यूज करते हो। यार मुझे ये 13 नंबर क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से नहीं थे, बट हाँ जो क्वेश्चन आ गया तो खैर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, देखेंगे जो 14 क्वेश्चन है इसमें, देखो क्या फ्लेम के साथ अगर आप एलपीजी देखोगे तो एलपीजी भाई बिल्कुल कोल के साथ बर्न होता है, और ड्राई ग्रास देखोगे तो ये भी होता है कहीं ना कहीं। लेकिन आपका जो कैम्फोर होता है ये भी होता है, लेकिन जो चारकोल होता है ये बर्न नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। पिच ऑफ साउंड देखो यार, है ना, सेम क्वेश्चन अभी मैंने एम्पलीट्यूड के बारे में जब पढ़ाया था, लाउडनेस के बारे में मैंने आपको बताया भाई ये दो क्वेश्चन हमेशा ना हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं, और देखो 2025 में दोनों चीज आ चुका था। पिच बताइए किसमें मैंने बताया था, पिच किस पे डिपेंड करता है भाई, पिच को डिटरमाइन कौन करता है, फ्रीक्वेंसी। और लाउडनेस को डिटरमाइन कौन करता है, एम्पलीट्यूड। देखो याद रखना, लाउडनेस को डिटरमाइन करेगा एम्पलीट्यूड, और पिच को डिटरमाइन करेगा फ्रीक्वेंसी। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, एक दो बार की तो बात छोड़ दो यार, बहुत बार पूछे जाते हैं। आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, बताएंगे इसमें से किसके अंदर बडिंग का प्रोसेस होता है, किस चीज का प्रोसेस होता है, बडिंग का। क्या हाइड्रा के अंदर बडिंग का प्रोसेस होगा क्या, क्या बोलोगे सर आप, बिल्कुल सर होगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो देखो बडिंग जो प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। एम्यूबा के बारे में बता देता हूँ भाई, एम्यूबा के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, जल्दी से बोलोगे क्या आपको आंसर पता है इसका। अरे सर हाँ पता, तो बताओ ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। इसके अंदर होता है बाइनरी फिजन। अगर आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछ लेता है, मुझे बताओ भैया कि बाइनरी फिजन इसके अंदर किसमें होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एम्यूबा के अंदर। पैरामीटर में क्या होता है भाई, अरे सर इसमें भी बाइनरी फिजन ही होता है सर, अरे भैया इसमें भी बाइनरी फिजन ही होता है, तो याद कर लीजिए यहाँ पे
बडिंग होता है, हाइड्रा में होता है, और बाइनरी फिजन जो होता है वो अमीबा के अंदर भी होता है, पैरामीशियम के अंदर भी होता है, और वो बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन है इसमें, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर फर्ट, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर विच गेट एम्बेडेड इनटू द वॉल ऑफ यूटेरस, उसको हम क्या कहते हैं। कितना प्यारा सा क्वेश्चन। अभी मैं जब फर्टिलाइजेशन में आपको पढ़ाया था, अभी स्टार्टिंग में जब मैं आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था भाई, जो एम्ब्रियो है वो एम्बेडेड किस में हो जाता है, वो आपका यूटेरस वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, तो वही आपका हो जाएगा, क्या होता है भैया, वो होता है आपका एम्ब्रियो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। मुझे बताओ, चलो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, ओवम क्या भैया, ओवम तो कोई क्या ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है भैया, ओवम तो फीमेल गैमीट है ना, ये क्या है भाई, ये फीमेल गैमीट है। ओवम को आप एग बोल सकते हैं, सॉरी, और इसको आप फीमेल गैमीट बोल सकते हो। फ्यूटस क्या है, फ्यूटस, चलो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता ही देता हूँ, टेंशन क्या आप भी मुझे याद रखोगे, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, और मेरे को नहीं पसंद है कि आप लोग को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो। फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है मेल बॉडी, दूसरा होता है फीमेल बॉडी। ठीक है, मेल से क्या निकलेगा भैया, स्पर्म, मेल से क्या निकलेगा, स्पर्म, फीमेल से क्या निकलेगा भैया, ओवा, और ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे, क्या बन जाता है, जल्दी बोलोगे, जाइगोट। ये क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट के बाद आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को कहते हैं एम्ब्रियो, उसी को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है उसी को कहा जाता है फ्यूटस, उसी को कहते हैं फ्यूटस। तो ये समझ में आया, एक आपका सीक्वेंस समझ में आया, स्पर्म ओवम दोनों मिलेगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनेगा फ्यूटस। तो ये जायगोट बनता है, ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है ओविडक्ट में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, ओविडक्ट में बनता है। ओविडक्ट में बनने के बाद ये आ जाता है धीरे धीरे आ जाता है कहाँ पे, यूटेरस में। यूटेरस में जब ये जैसे यूटेरस में पहुंचा तो उसका वहां पे नाम बन जाता है फिर एम्ब्रियो। यूटेरस में आते ही इस जाइगोट को हम कहने लगते हैं एम्ब्रियो कहने लगते हैं, और यही एम्ब्रियो जो होता है ये अब यूटेरस में कहाँ पे जाएगा, यूटेरस वॉल में जाके ये क्या हो जाएगा, इम्बेडेड हो जाएगा। इम्प्लांटेशन जिसको बोलते हैं ना, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है। फिर ये यूटेरस में जब ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, हर एक चीज का यूटेरस के अंदर ही होता है। फिर उसका इसको फिर कहते हैं, जब फुल्ली तरह से ग्रोथ हो जाता है, जो बेबी होते हैं वो 9th मंथ तक हो जाते हैं जब, तो उसी का फिर नाम हो जाता है फीटस, फिर वो डिलीवरी हो जाता है उसका। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द टेडपोल विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी अवेलेबल इन वाटर। बताएंगे मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा एलिमेंट की जरूरत होती है, कौन से प्रोसेस के लिए भैया, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के लिए। क्या क्लोरीन की जरूरत होती है ना सर, इसकी आपको जानने की जरूरत भी नहीं और इसमें होती भी नहीं है। याद रखिएगा, इसके लिए जो जरूरी होती है वो होती है आयोडीन की जरूरत होती है। ठीक है, आयोडीन की जरूरत होती है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओगे, जो आयोडीन होता है वो कौन से हार्मोन से उसका कनेक्शन होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ऑलरेडी मैंने कई बार बता रखा है ये सारी चीजें, इसलिए मैं आपसे, अगर जो बच्चे एटलीस्ट आप 2015 से जरूर करना यार ना, सॉरी 2016 से पीवाई को जरूर करना। अब 2016 से अगर आप पीवाई को कर लोगे ना, आपका ये सारा क्वेश्चन हलवा लग रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 19, इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, उसका कितना 50 हर्ट्ज। अच्छा पूछा, मुझे बताओ टाइम पीरियड बताओ। कितना प्यारा सा क्वेश्चन, कितना ही प्यारा सा क्वेश्चन। मुझे एक चीज बता देंगे दोस्त आप, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी देखो, जब मैं क्वेश्चन अभी करवाया था वहां पे मैं बताया था, जो फ्रीक्वेंसी, जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है ना, ऑपोजिट होता है। तो अब यहाँ पे क्या गिवन है देखो, 50 हर्ट्ज गिवन है। तो अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैं इसको कैसे समझूं, ये किस चीज का वैल्यू है भाई। आपको वैल्यू समझने के लिए आपको देखो, कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया होता भाई ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये क्या गिवन है, तो उसके लिए आपको यूनिट पे ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे जब यूनिट चेक करोगे तो यूनिट ये हर्ट्ज है, ये हर्ट्ज जो होता है मुझे बताओगे ये हर्ट्ज किसका यूनिट होता है। अरे सर ये तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो जब भाई ये यूनिट फ्रीक्वेंसी का, तो ये वैल्यू किसका होगा, ये वैल्यू भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पे देखो टी लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी के बदले में लिखेंगे 50 लिखेंगे यहाँ पे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा मेरे दोस्त, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है देखो, नोट पूछा है, अगर कंडक्ट पूछता है फिर अलग आंसर होता है। पूछा है नोट, इसमें से कौन कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, उसके अंदर आयंस होना बहुत ही ज्यादा
जरूरी होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना जरूरी है, बोले तो इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, बोले अगर आप और अच्छे पूछेंगे, अगर आप इसमें चले जाएंगे क्या बोलते हैं उसको, हाँ तो सिंपल सा आयंस और इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, लाजमी है। अगर आप चेक करेंगे लेमन जूस, इसके अंदर क्या होता है भाई, ये इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इसका, एसिडिक नेचर का होता है। बिल्कुल भाई, लेमन का एसिडिक नेचर होता है, खट्टा है तो खट्टा है तो इसके अंदर भैया H प्लस आयन होगा, तो इसका आयन है। विनेगार अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आयंस होते हैं। टैप वाटर देखोगे भैया H2O है ना, आयंस होते हैं। लेकिन अगर वेजिटेबल आयल देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी आयन नहीं होता है। सो आपसे पूछा है कौन सा कंडक्ट नहीं करेगा, जिसके अंदर आयन नहीं होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे पूछता बताए किसमें किसमें कंडक्ट है, तो इन तीनों में, इसमें कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कंडक्ट होता है, इसमें होता है, लेकिन आपका डी में कंडक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे, अभी जस्ट मैं जब आपको कंसेप्ट बताया था, मैं आपको बोला था भैया याद रखना इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखो जो मैं बताया हूँ वही क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इस बार भाई आप 2000 पहले से देखो यार, पीवाईक्यू जरूर देखो, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप पीवाईक्यू जरूर कीजिए यार, पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं, प्रूफ आप देख सकते हो। बताओगे ईस्ट का किसमें यूज करते हैं, किस चीज के प्रोडक्शन में हम ईस्ट को यूज में लेते हैं, बताएंगे। क्या उस ईस्ट से शुगर बनाते हैं, ना दोस्त शुगर नहीं बनाता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं बनता, ऑक्सीजन नहीं बनता, क्या बनाते हैं इससे हम, इससे बनाते हैं हम अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आप क्या बोलोगे सर, इससे हम अल्कोहल बनाते हैं। तो मैं आपको इसको देखो ईस्ट के बारे में फिर से आपको एक बार लिख देता हूँ अच्छे से, ईस्ट से हम क्या क्या बनाते हैं। ईस्ट से तो मेरे दोस्त हम बनाते हैं, वो आपको पहला मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त, ब्रेड बनाते हैं। और इसी से हम अल्कोहल भी बनाते हैं, अल्कोहल। और ब्रेड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जब ब्रेड बना रहे होते हो तो उससे आपका CO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। CO2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है। और जब ये प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इस बार आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे, इसमें पूछा है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। देखो मेरे भाई, मेल बॉडी, फिर से आ जाओ, देखो एक ही कंसेप्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, है ना। मेल बॉडी से क्या निकला, स्पर्म निकला, और फीमेल बॉडी से क्या निकला, ओवा निकला। ये दोनों आपस में जब फ्यूज किए तो क्या बना, जाइगोट बना। इसी में पूछा गया ये जो जाइगोट बना है आपका, ये मुझे बताओ इसके अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, क्या बोलेंगे आप। देखो भाई, इसके अंदर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होते हैं आप याद रख लीजिए, अभी इसके अंदर होते हैं एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्योंकि एक ही सिंगल सेल है ना ये। इसको जो कहते हैं मेरे दोस्त, ये देखो इसको हम कहते हैं, इसका आप याद कर रख लेते हैं, तो सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, इसको हम सिंगल कहते हैं, और डिप्लॉयड न्यूक्लियस का, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, उसका 1 होता है। कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, 1 होते हैं। बच्चे आप इसको 2 नहीं बोलेंगे, ये सिंगल सेल होता है। अब देखो डिप्लॉयड क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 सेल से मिलकर बनता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं। लेकिन आप याद क्या रखना है कि भैया इसके अंदर न्यूक्लियस कितने होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। अब मुझे सर डिप्लॉयड का मतलब बता दूं, चलो एक होता है हैप्लॉयड बट एक होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर। डिप्लॉयड का मतलब 2 होता है, देखो इसको, इसका नाम होता है सिंगल। इसके अंदर सिंगल एक न्यूक्लियस होता है। वो डिप्लॉयड मतलब कि 2n नेचर का होता है, 2n नेचर का होता है, ठीक है। देखो जो स्पर्म होता है वो n होता है, और ये जो होता है ये भी n नेचर का होता है ना, जिसको हम हैप्लॉयड कहते हैं। वहां से n आएगा, यहाँ से n आएगा, ये बन जाता है यहाँ पे 2n बन जाता है, ठीक है। और तो जब 10th में जाओ ना, फिर आपको समझ आए n क्या होता है। फिलहाल आपको जब क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से n आता है, तो ये आपका 2n बन जाता है, इसलिए हम कहते हैं इसको सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा है सर इसमें, जरा से देखते हैं। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जाने कितने बार क्वेश्चन आया है। सिंपल सा आप याद रख लीजिएगा भाई, जो इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है ना, वो डिटेक्ट करता है चार्ज को, है ना। ये किसको डिटेक्ट करता है, चार्ज को। और मैग्नेट को हम डिटेक्ट करने के लिए जो टूल्स यूज करते हैं, मतलब जो डिवाइस यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं मैग्नेटोमीटर। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटोमीटर यूज करते हैं इसके लिए। अब देखो जो हॉट होता है, गर्म चीजों को हम डिटेक्ट करने के लिए, आपको पता है जैसे फीवर वगैरह किसी को आता है, आप क्या यूज करते हो, थर्मोमीटर। इसके लिए क्या यूज होता है, थर्मोमीटर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है,
पार्ट ऑफ आई विच कंट्रोल द इंट्रिंग ऑफ लाइट। क्या पूछा है भाई, कंट्रोल क्या होता है, लाइट को एंट्री को ही कंट्रोल इसमें से कौन करेगा। तो आपका आंसर इसमें क्या जाना चाहिए, आपका आंसर क्या जाएगा बताएंगे भाई। आइरिस जो होता है वही आपको इंट्रिंग ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। सर कॉर्निया क्या करता है, सर हमने तो सुना है कॉर्निया करता है ना भैया। ये जो होता है एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है, जो आपको व्हाइट व्हाइट जो नजर आता है ना आंखों के चारों ओर व्हाइट व्हाइट, उसी को कहते हैं हम कॉर्निया कहते हैं, इसलिए इसका नाम आता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। आपको पूछा जाएगा बताइए इसमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपेरेंट नेचर का है या ट्रांसपेरेंट कवर है, आप क्या बोलोगे, वो है कॉर्निया। लेंस का क्या काम होता है हमारे आई के अंदर, बिल्कुल लेंस होता है, ये किसी भी चीज को फोकस करने में हेल्प करता है। बस इतना सा याद कर, डिटेल जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है। और लाइट जो रेटिना होता है, इसको यहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्यों सर, क्योंकि इसके अंदर दो सेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है रड सेल, दूसरा होता है कोन सेल। जो रड होता है वो डार्क नेचर का होता है, डार्क में हमें हेल्प करता है। जो कोन होता है वो हमें ब्राइट लाइट्स को देखने में हेल्प करता है। बस इतना याद कर लीजिए, इससे ज्यादा की अब फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का है ये लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें से हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका है, तो आपका इसमें आंसर क्या जाना चाहिए मुझे बताएंगे। क्या केरोसिन का होता है हाईएस्ट, नहीं भाई। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, उस टेबल अगर वो टेबल आपको याद होगा तो ये आंसर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप इसका बता सकते हैं इसको वैल्यू क्या है। एलपीजी आपका गिवन है, आप इसमें जो एलपीजी का आपका जो वैल्यू गिवन होता है मेरे दोस्त, कितना होता है एनसीईआरटी में गिवन है, 55,000 है। और इससे भी ज्यादा होता है, इससे भी ज्यादा होता है किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन आप हाइड्रोजन में ऑप्शन नहीं गिवन है, तो हाइड्रोजन का अगर ऑप्शन नहीं गिवन है तो उसके हम बाद वाले ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद वाले ऑप्शन कौन है हाईएस्ट है भैया, क्या है भाई, जो जल्दी से बोलेंगे एलपीजी है। तो इसको आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा, इसका एलपीजी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। सर पेट्रोल, सर अरे भाई पेट्रोल का तो एक है ना 1,45,000 के आसपास है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ अगर होगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख तकलीफ है, तो आप मुझे अपना कमेंट में आप बता सकते हैं, या मुझे आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से भैया, टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे मैंने आपको इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ कॉस्ट भी पैसे आपको नहीं मिलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।